एक बुनियादी सवाल अक्सर मन में आता है, क्या स्कूल हमें जिंदगी की असली चुनौतियों के लिए तैयार करता है? खासकर जब बात पैसों की आती है। वो जो पुरानी सलाह सुनते आए हैं, बेटा खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, फिर एक बढ़िया सुरक्षित नौकरी पकड़ लो, क्या ये आज भी उतनी ही खरी उतरती है? ये बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि आज की दुनिया में ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हाँ, इसीलिए आज हम इसी मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी के जो बहुत मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसके कुछ खास हिस्सों के जरिए। हाँ, बेहतरीन किताब है वो। बिल्कुल, ये दो पिताओं की कहानी है जिनकी पैसों को लेकर सोच, उनका नजरिया, उनकी सलाह बिल्कुल एक दूसरे से अलग थी। हाँ, एक तरफ पढ़े लिखे पिता सुरक्षा पे जोर देने वाले, और दूसरी तरफ कम पढ़े लेकिन जिंदगी के तजुर्बे से अमीर बने पिता। सही। तो इस बातचीत का मकसद यही है कि दौलत बनाने के पीछे की सोच को समझें और वो जो चूहा दौड़ है जिससे निकलने के तरीकों को जाने। बहुत से लोग उसमें फंसा हुआ महसूस करते हैं ना। सलाम अनजाने में। तो स्रोत हमारे यही किताब के विचार और किस्से रहेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत उसी पारंपरिक सलाह से करते हैं जिसपे शायरन लेक्टर ने भी, जो सहलेखिका है, सवाल उठाया है। वो बताती हैं कि उनके माता पिता भी यही कहते थे, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ, सुरक्षित नौकरी करो। शायद उनके जमाने में ठीक भी था ये। हाँ, उस वक्त हालात अलग थे। लेकिन आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, लगता है सिर्फ इस एक रास्ते पे चलना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। क्या लगता है, सिर्फ अच्छी डिग्री और नौकरी काफी है? देखिए, काफी तो शायद नहीं है, और यहीं पर वो चूहा दौड़ या रैट रेस वाली बात आती है जिसे रिच डैड ने बड़े अच्छे से समझाया। हाँ, ये क्या है असल में ये चूहा दौड़? ये वो कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है जिसमें लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे उनके खर्चे और उससे भी जरूरी उनकी देनदारियां, मतलब कर्ज, अच्छा, वो भी बढ़ जाते हैं। तो नतीजा, वो ज्यादा कमा तो रहे होते हैं पर असल में वो काम कर रहे होते हैं अपने मालिक के लिए, सरकार के लिए टैक्स भरते हुए और बैंकों के लिए लोन और ईएमआई चुकाते हुए। ओह, वो पैसे के पीछे भागते रहते हैं लेकिन आर्थिक आजादी उनसे दूरी रहती जाती है, फंसे रहते हैं बस। हाँ, ये चक्र तो बहुत जाना पहचाना सा लगता है। जैसे एक आम पढ़े लिखे मेहनती इंसान की जिंदगी देखें तो स्कूल खत्म, कॉलेज हुआ, एक ठीक ठाक सुरक्षित सी नौकरी मिली, पैसा आया, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होने लगे, शॉपिंग हुई, फिर शादी, शायद एक छोटा सा घर, लोन पर जाहिर है। हाँ, लोन पर। गाड़ी, वो भी लोन पर। बच्चे हुए, अब खर्चे बढ़े तो और पैसे चाहिए। बिल्कुल। और मेहनत की, प्रमोशन मिला, तनख्वाह बढ़ी, लेकिन ज्यादा तनख्वाह मतलब ज्यादा टैक्स, बड़े घर के बड़े खर्चे, बच्चों की फीस। हाँ, सब बढ़ जाता है। तो शायद दूसरी नौकरी या पार्ट टाइम काम या कोई और पढ़ाई ताकि कमाई और बढ़े। ये सब करते करते जिंदगी कब उसी पैसे कमाने और खर्च करने के गोल चक्कर में फंस जाती है, पता ही नहीं चलता। एकदम से रिच डैड इसी को चूहा दौड़ कहते हैं। बिल्कुल यही हो। और इसी कॉन्टेक्स्ट में रॉबर्ट कियोसाकी के जो दो पिता थे, उनकी सोच का जो टकराव है वो समझना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। हाँ, बहुत। एक तरफ उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे हवाई राज्य के शिक्षा विभाग के प्रमुख थे। वो हमेशा नौकरी की सुरक्षा, पेंशन, सरकारी फायदे, इन सब की बात करते थे। उनका मानना था कि सिस्टम के अंदर रहकर ही तरक्की करनी चाहिए। ठीक, एक सुरक्षित रास्ता। हाँ, सुरक्षित रास्ता। और दूसरी तरफ उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी उन्होंने। अच्छा। हाँ, लेकिन जिंदगी की पाठशाला में वो पीएचडी थे। वो एक कामयाब उद्यमी बने और उनकी सारी सोच इस पर थी कि पैसा कैसे कमाया जाए, संपत्ति कैसे बनाई जाए और सबसे जरूरी, पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। दोनों की सोच में तो जमीन आसमान का फर्क लगता है। बिल्कुल। कुछ उदाहरण देखिए ना। पुअर डैड मानते थे पैसे से प्यार करना सारी बुराइयों की जड़ है। ये तो सुना है काफी। हाँ, जबकि रिच डैड कहते थे पैसे की कमी होना सारी बुराइयों की जड़ है। सोचिए कितना अलग नजरिया है। हाँ, बिल्कुल उल्टा, और सलाह भी एकदम उल्टी होगी फिर। एकदम। पुअर डैड कहते खूब मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। ठीक। रिच डैड कहते खूब मेहनत से पढ़ो ताकि तुम किसी अच्छी कंपनी को खरीदने के लायक बन सको। वाह, नौकरी करने और कंपनी खरीदने में तो बहुत फर्क है। बहुत ज्यादा। घर को लेकर भी सोच बिल्कुल अलग। अच्छा। पुअर डैड मानते थे हमारा घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ा निवेश है। ये सोच तो आज भी बहुत आम है ना। हाँ बिल्कुल, हर कोई यही सोचता है। लेकिन रिच डैड का कहना था मेरा घर एक देनदारी है और अगर तुम्हारा घर तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश है तो तुम बड़ी मुसीबत में हो। है?
घर देनदारी कैसे? ये सुनकर तो झटका लगता है। हाँ, ये चौंकाने वाला है, इस पर आएंगे भी। और जोखिम मतलब रिस्क को लेकर भी नजरिया एकदम उल्टा। वो कैसे? पुअर डैड हमेशा कहते हैं सुरक्षित चलो, ज्यादा रिस्क मत लो। हाँ, माँ बाप अक्सर यही कहते हैं। बिल्कुल। जबकि रिच डैड सिखाते थे रिस्क लेने से डरो मत, बल्कि रिस्क को संभालना सीखो, मैनेज करना सीखो। तो एक पिता का जोर नौकरी की सुरक्षा, तनख्वाह, छुट्टियों, पेंशन, इन सब पर था, जबकि दूसरे का जोर पूरी तरह से वित्तीय स्वतंत्रता और अपना एम्पायर बनाने पर। ये सिर्फ अलग अलग बातें नहीं है, ये तो जीने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। बिल्कुल, ये दो अलग जीवन दर्शन हैं। और कियोसाकी कहते हैं कि इन दोनों ने उनके भविष्य पर गहरा असर डाला। पुअर डैड की सोच शायद उन्हें सुरक्षा देती, पर हमेशा पैसों के लिए शायद संघर्ष करना पड़ता। रिच डैड की सोच रिस्की लगती थी, पर उसी ने उन्हें अमीर बनाया। और सबसे अच्छी बात यह हुई कि कियोसाकी ने दोनों की बातें सुनी, उन पर सोचा, तुलना की और फिर अपनी समझ से अपना रास्ता चुना। मतलब खुद के लिए सोचना सीखा। हाँ, शायद यही सबसे बड़ा सबक था, खुद सोचो। तो रिच डैड के जो सबक थे, उनमें से पहला और सबसे बुनियादी नियम क्या था? सुनने में लगता है बहुत आसान है, पर शायद वही नींव है। बिल्कुल। रिच डैड का नियम नंबर 1 था, तुम्हें संपत्ति और देनदारी के बीच का फर्क साफ पता होना चाहिए। अच्छा। और सिर्फ पता ही नहीं, तुम्हें हमेशा संपत्ति खरीदनी चाहिए। अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर देनदारियां खरीदते हैं। और कई बार तो उन्हें संपत्ति समझकर। हाँ, बिल्कुल, यही सबसे बड़ी गलती है। और इसकी परिभाषा भी रिच डैड ने बहुत सीधी रखी थी, है ना? कोई मुश्किल अकाउंटिंग वाली भाषा नहीं। हाँ, बहुत ही सरल, सीधी सी बात। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। ठीक। देनदारी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना ही। हाँ, इतना ही है। अगर ये समझ आ गया तो समझ लीजिए कि आर्थिक आजादी की राह पर पहला कदम रख दिया। इसे और अच्छे से समझने के लिए किताब में कैश फ्लो मतलब नकदी के प्रवाह के पैटर्न्स भी दिखाए गए हैं। वो क्या बताते हैं? वो पैटर्न तो बिल्कुल आंखें खोलने वाले हैं। देखिए, एक गरीब व्यक्ति की आमदनी जो ज्यादातर नौकरी से आती है, वो आती है और सीधे सीधे खर्चों में चली जाती है। किराया, खाना, कपड़े, टैक्स वगैरह, महीने के आखिर में कुछ बचता नहीं। मध्यम वर्ग की आमदनी भी नौकरी से आती है, वो भी खर्चों में जाती है, लेकिन वो साथ में देनदारियां भी खरीदते हैं, जैसे घर का लोन, कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। हाँ। और ये देनदारियां उनकी जेब से लगातार और पैसा निकालती रहती हैं। इसलिए ज्यादा कमाने के बाद भी वो अक्सर फंसे हुए महसूस करते हैं। और अमीरों का पैटर्न कैसा होता है? अमीरों का पैटर्न बिल्कुल अलग है। वो अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा संपत्ति खरीदने में लगाते हैं। जैसे किस तरह की संपत्ति? जैसे स्टॉक, बॉन्ड, ऐसी रियल एस्टेट जिससे किराया आए, कोई बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे किताब की रॉयल्टी। इन संपत्तियों से उन्हें और आमदनी होती है डिविडेंड, ब्याज, किराया, रॉयल्टी के रूप में। अच्छा। फिर वो इस एक्स्ट्रा आमदनी से और ज्यादा संपत्ति खरीदते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती जाती है और उनकी आमदनी का स्रोत नौकरी नहीं बल्कि उनकी संपत्ति बन जाती है। मतलब पैसा उनके लिए काम करने लगता है। बिल्कुल, पैसा उनके लिए काम करता है। यही वजह है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं। अच्छा, तो अब वो घर वाली बात समझ आई। ज्यादातर लोग घर को संपत्ति मानते हैं, पर रिच डैड की परिभाषा के हिसाब से अगर वो जेब से पैसा निकाल रहा है, लोन की किश्त, प्रॉपर्टी टैक्स, मरम्मत, हाँ, बिल्कुल, तो वो संपत्ति नहीं, देनदारी है। एकदम सही। जब तक आपका घर आपको अमाकर नहीं दे रहा, जैसे किराए से आमदनी, तब तक वो फाइनेंशियल नजरिए से एक देनदारी है। किताब में रिच डैड 5 कारण भी बताते हैं कि क्यों अपना घर हमेशा एक अच्छा निवेश साबित नहीं होता। अच्छा, क्या कारण है वो? पहला, समय का नुकसान। लोन चुकाने में सालों लग जाते हैं। इस दौरान आप दूसरी इनकम देने वाली संपत्ति खरीदने के मौके गंवा सकते हैं। दूसरा, पूंजी का नुकसान। घर में जो पैसा फंसा है, डाउन पेमेंट, किश्तें, उसे कहीं और लगाते तो शायद ज्यादा रिटर्न मिलता। ये भी है। तीसरा, सीखने का नुकसान। अक्सर लोग घर खरीदने के बाद मान लेते हैं कि निवेश हो गया और फिर निवेश के बारे में सीखना बंद कर देते हैं। चौथा, मूल्य में उतार चढ़ाव का जोखिम। कोई गारंटी नहीं कि घर की कीमत हमेशा बढ़ेगी ही, कम भी हो सकती है। सही बात है। और पांचवा, रख रखाव और अवसर लागत। घर की मेंटेनेंस, मरम्मत, टैक्स, इसमें लगातार पैसा और समय लगता है जिसे कहीं और इस्तेमाल किया जा सकता था। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है ये, असली खेल तो नंबरों का है। एकदम सही। यहीं पर फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता की अहमियत समझ आती है। ये सिर्फ किताबी बातें जानना नहीं है,
बल्कि आंकड़ों को पढ़ना और समझना है। जैसे अकाउंटिंग। हाँ, खासकर अकाउंटिंग की बुनियादी समझ, जैसे इनकम स्टेटमेंट आप कितना कमाते और खर्च करते हैं, और बैलेंस शीट आपकी संपत्ति और देनदारियां क्या हैं, इनके बीच का रिश्ता समझना। कैश फ्लो। हाँ, कैश फ्लो की कहानी समझना कि पैसा असल में आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। अगर आप ये नंबर नहीं पढ़ सकते तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सी चीज वाकई संपत्ति है और कौन सी देनदारी, चाहे दुनिया उसे कुछ भी कहती रहे। ठीक है, तो संपत्ति और देनदारी का ये फर्क समझ लिया। इसके बाद रिच डैड अगला कदम क्या बताते हैं? मैंने सुना है वो कहते हैं कि अपनी नौकरी के अलावा भी कुछ और जरूरी है। हाँ, उनका तीसरा सबक है, अपने काम से काम रखो। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ, ये तो नहीं है। नहीं नहीं, इसका मतलब है कि अपनी नौकरी या पेशे के साथ साथ अपने असली बिजनेस पर भी ध्यान दो। और आपका बिजनेस आपकी तनख्वाह नहीं है, तो क्या है? वो है आपका संपत्ति वाला कॉलम। अच्छा, इसके लिए वो मैकडॉनल्ड्स वाले रे क्रोक का उदाहरण देते हैं शायद। बिल्कुल। रे क्रोक से जब पूछा गया कि वो किस बिजनेस में हैं, तो लोग सोचते थे वो कहेंगे हैमबर्गर, पर वो कहते थे मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूं। अरे, उनका पेशा बेशक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, लेकिन उनका असली बिजनेस वो जमीन थी जिस पर वो फ्रेंचाइजी खुलती थी। तो संदेश ये है कि आप अपनी दिन की नौकरी बेशक करें, लेकिन असली ध्यान अपनी संपत्ति बनाने पर लगाएं, उन चीजों को खरीदने पर जो आपकी जेब में पैसा डालेंगी। समझ गया। और फिर एक और सबक था जो थोड़ा अलग सा लगता है। पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। इसका क्या मतलब हुआ? ये छठा सबक है, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। और ये बहुत जरूरी है, खासकर करियर की शुरुआत में। रिच डैड की सलाह थी कि नौकरी चुनते वक्त सिर्फ ये मत देखो कि तनख्वाह कितनी मिलेगी। तो क्या देखें? ये देखो कि तुम वहां क्या नया सीखोगे, कौन से हुनर, कौन सी स्किल्स हासिल करोगे जो तुम्हें लंबे समय में अमीर बनने में मदद करेंगी। जैसे कौन से हुनर जरूरी हैं? खासकर वो स्किल्स जो सीधे पैसा बनाने या बिजनेस चलाने से जुड़ी हैं, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लोगों को मैनेज करना, सिस्टम बनाना। अच्छा। रिच डैड बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन के भी खिलाफ थे। उनका मानना था कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन आपको एक ही नाव में फंसा देता है। आपको अलग अलग फील्ड्स की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। किताब में सिंगापुर की उस लेखिका का किस्सा है शायद इसी बारे में। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। एक बहुत टैलेंटेड लेखिका थी, पर उसकी किताबें बिक नहीं रही थी। कियोसाकी ने उसे सलाह दी कि वो सेल्स का कोर्स कर ले ताकि अपनी किताबें बेचना सीख सके। लेकिन उस लेखिका को यह अपमानजनक लगा। उसे लगा कि एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनने की काबिलियत रखने वाली को सेल्स पर्सन बनने को कहा जा रहा है। रिच डैड का तर्क था कि यही सेल्स और मार्केटिंग की स्किल उसे बेस्ट सेलिंग लेखक बना सकती थी, क्योंकि लिखना एक बात है और उसे लोगों तक पहुंचाना बिल्कुल दूसरी। हाँ, ये बात तो सही है। और कियोसाकी ने खुद भी तो यही किया था जेरोक्स में काम करते हुए। बिल्कुल। जब वो जेरोक्स कंपनी में सेल्समैन का काम कर रहे थे, जो उनका पेशा था, वो साथ साथ अपना बिजनेस भी बना रहे थे। अच्छा, क्या कर रहे थे वो? वो अपनी तनख्वाह का पैसा रियल एस्टेट और छोटी कंपनियों के स्टॉक में निवेश कर रहे थे। उन्होंने अपनी नौकरी से मिली स्किल, सेल्स और पैसे का इस्तेमाल अपनी संपत्ति का कॉलम बनाने में किया। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। संपत्ति बनाओ, सीखने के लिए काम करो, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो शायद ये बातें जानते भी हों, वो अमीर क्यों नहीं बन पाते? किताब कुछ रुकावटों की भी बात करती है ना? हाँ, जानना एक बात है और करना बिल्कुल दूसरी। रिच डैड ने 5 मुख्य मानसिक बाधाओं का जिक्र किया है जो लोगों को रोकती हैं। क्या है वो? पहली है डर, फियर। सबसे बड़ा डर होता है पैसा खोने का डर। कोई पैसा खोना नहीं चाहता, लेकिन सच ये है कि शायद ही कोई अमीर इंसान हो जिसने कभी भी पैसा ना खोया हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप हार और डर का सामना कैसे करते हैं। रिच डैड टेक्सास वालों का उदाहरण देते हैं जो अलार्मों को याद रखो का नारा लगाते हैं। वो अपनी हार से प्रेरणा लेते हैं। विजेताओं के लिए हार प्रेरणा बनती है, जबकि हारने वाले हार से और डर जाते हैं। अच्छा, तो डर पर काबू पाना जरूरी है, बहुत जरूरी है जीतने के लिए। दूसरी बात है निराशावाद या सनक, सिनिसिज्म। ये वो आसमान गिर रहा है वाली सोच वाले लोग। हाँ, हर चीज में नुक्स निकालने वाले। बिल्कुल, जो हमेशा ये बताते हैं कि कोई काम क्यों नहीं हो सकता। जैसे कोई कहे मैं रियल एस्टेट में निवेश नहीं कर सकता क्योंकि मुझे टॉयलेट ठीक नहीं करना। ये बहाना बनाकर वो एक अच्छे मौके को गंवा देते हैं। सनकी लोग सिर्फ आलोचना करते हैं, जबकि सफल लोग विश्लेषण करते हैं। आलोचना आंखें बंद कर देती है, विश्लेषण आंखें खोलता है। तो शक को दबाना और विश्लेषण करना सीखना होगा। ठीक है,
तीसरी बाधा है आलस्य, लेजीनेस। लेकिन ये सिर्फ सोफे पर पड़े रहना वाला आलस्य नहीं है शायद। नहीं, रिच डैड कहते हैं कि व्यस्त दिखना भी आलस्य का एक रूप हो सकता है। लोग खुद को काम में बिजी रखते हैं ताकि उन जरूरी चीजों का सामना न करना पड़े जिन्हें वो टालना चाहते हैं। जैसे अपनी आर्थिक सेहत का ध्यान रखना या कुछ नया सीखना। आलस्य का एक और रूप है ये कहना, मैं इसे खरीद नहीं सकता। ओह, ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, रिच डैड कहते थे कि ये वाक्य दिमाग को बंद कर देता है, सोचने की प्रोसेस वहीं रुक जाती है। तो इसकी जगह क्या सोचना चाहिए? इसकी जगह सवाल पूछना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? हाँ। ये सवाल दिमाग को खोलता है। ये आपको सोचने, समाधान ढूंढने और क्रिएटिव बनने पर मजबूर करता है। ये आलस्य पर काबू पाने का तरीका है। अच्छा। चौथी बाधा है बुरी आदतें। हाँ। हमारी जिंदगी काफी हद तक हमारी आदतों का नतीजा होती है। पैसों के मामले में एक बहुत बड़ी बुरी आदत है कि लोग पहले सबके बिल चुकाते हैं और अगर कुछ बचता है तो अपने लिए रखते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही करते हैं। रिच डैड इसकी जगह आदत डालने को कहते हैं, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब तनख्वाह आते ही शॉपिंग पर निकल जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि जैसे ही आमदनी आए, सबसे पहले उसमें से एक हिस्सा अपनी संपत्ति बनाने के लिए, मतलब निवेश के लिए अलग रखते हैं। अच्छा। और उसके बाद जो बचे उससे अपने बिल और खर्चे पूरे करें। अब यहाँ मजा आता है। अगर पैसे कम पड़ते हैं तो? हाँ, तो लेनदार चिल्लाएंगे, बिल वाले तकाजा करेंगे। रिच डैड कहते हैं कि यही दबाव अच्छा है। ये दबाव आपको और ज्यादा पैसा कमाने के नए तरीके ढूंढने या खर्चों को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए मोटिवेट करेगा। यह आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को जगाएगा। ये तो बिल्कुल उल्टा सोचने का तरीका है। हाँ, जबकि अगर आप पहले बिल चुकाते हैं तो अक्सर खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं, और बचत से पैसे निकालकर खर्च कर देना भी एक बुरी आदत है। बचत सिर्फ और संपत्ति बनाने के लिए होनी चाहिए, बिल भरने के लिए नहीं। ठीक है। और पांचवी बाधा है अभिमान या अहंकार। अच्छा। रिच डैड कहते थे कि अभिमान असल में अज्ञानता और घमंड का जोड़ है। अच्छा। जब लोग किसी चीज के बारे में नहीं जानते तो वो इसे छिपाने के लिए अक्सर अहंकारी बन जाते हैं या बहस करने लगते हैं। जबकि अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आप लगातार सीखते रहें, और सीखने के लिए विनम्रता चाहिए। ये आदतें और अभिमान, इन्हें समझ लिया। पर अब सवाल ये है कि कोई व्यक्ति अगर वाकई अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलना चाहता है तो शुरुआत कैसे करे? किताब कुछ ठोस कदम भी बताती है। हाँ बिल्कुल, शुरुआत कैसे करें, गेटिंग स्टार्टेड वाले हिस्से में कुछ बहुत प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो एक मजबूत कारण ढूंढें। आप अमीर बनना क्यों चाहते हैं? आपके चाहिए और नहीं चाहिए क्या हैं? जैसे मैं जिंदगी भर नौकरी नहीं करना चाहता, या मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ। ये क्यों जितना मजबूत होगा, मुश्किल समय में उतनी ही प्रेरणा देगा। ये जरूरी है। फिर रोज चुने। हर दिन आपके हाथ में जो हर रुपया आता है वो एक चुनाव करने का मौका है। आप उससे गरीब बनने का चुनाव करते हैं, देनदारी खरीदकर, या अमीर संपत्ति खरीदकर। रोज अपनी शिक्षा में थोड़ा समय लगाकर अमीर बनने का चुनाव करें। अपने दोस्तों को ध्यान से चुनें, ये भी शायद जरूरी है। हाँ बिल्कुल, उन लोगों के साथ समय बिताए जो पैसों के बारे में बात करने से कतराते नहीं, जो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। निराशावादी या डरे हुए लोगों से दूरी बनाएं। और सीखने की बात भी थी। हाँ, एक फॉर्मूला सीखें, फिर दूसरा। आज की दुनिया में सफल होने के लिए कई फॉर्मूले सीखने होंगे। पैसे बचाने का, निवेश का, बिजनेस बढ़ाने का, सीखते रहें। और वो सबसे पहले खुद को भुगतान करो वाली बात। हाँ, अनुशासन। हाँ, ये अनुशासन की शक्ति है। इसे आदत बना लें। अपने खर्चों को काबू में रखें, बड़ी देनदारियों से बचें और पूरी लगन से अपना एसेट कॉलम खड़ा करें। और सलाहकारों को अच्छी तरह भुगतान करने की बात भी है। बिल्कुल, अच्छे वकील, अकाउंटेंट, ब्रोकर आपकी मदद करते हैं। उनकी एक्सपर्टाइज का सम्मान करें और उन्हें अच्छा भुगतान करें। वो आपको ज्यादा पैसा बनाने में मदद कर सकते हैं। फिर एक और है, एक इंडियन गिवर बने। इसका मतलब है कि जब आप कुछ निवेश करें तो हमेशा अपनी पूंजी वापस पाने का लक्ष्य रखें और फिर संपत्ति से लाभ कमाते रहें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और संपत्ति का उपयोग विलासिता खरीदने के लिए करें। पहले संपत्ति बनाएं, फिर उस संपत्ति से होने वाली आय से अपनी पसंदीदा कार या छुट्टियां खरीदें, न कि अपनी मेहनत की कमाई या कर्ज से। मतलब पहले एसेट बना, फिर मजे करो। हाँ, और नायकों का मार्गदर्शकों को ढूंढें। ऐसे लोगों को ढूंढें जिन्होंने वो हासिल किया है जो आप करना चाहते हैं। वॉरेन बफे, पीटर लिंच, कोई भी। उनकी किताबें पढ़ें, उनके इंटरव्यू सुनें, वे प्रेरणा देते हैं। और आखिरी, सिखाएं और आप पाएंगे।
हाँ, सिखाएं और आप पाएंगे। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसे दूसरों को सिखाएं। सिखाने से आपकी खुद की समझ और गहरी होती है। जो आप चाहते हैं उसे दूसरों को देने से वो चीज़ आपके पास लौट कर आती है। वाह, ये तो काफी सारे प्रैक्टिकल कदम हैं जिन पर कोई भी अमल करना शुरू कर सकता है, छोटी शुरुआत करके। जैसे कियोसाकी और माइक ने बचपन में वो कॉमिक बुक लाइब्रेरी बनाई थी। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं कि एकदम से बड़ा निवेश करें, छोटी शुरुआत करें, सीखें, गलतियां करें, छोटे लेवल पर और धीरे धीरे आगे बढ़ें। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश है, वित्तीय साक्षरता ही असली शक्ति है। पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को समझना, उसे अपने पास रखना सीखना और सबसे ज़रूरी, उसे अपने लिए काम पर लगाना सीखना। ये सब कुछ सही माइंडसेट बनाने, संपत्ति और देनदारी के असली फर्क को पहचानने और जिंदगी भर सीखते रहने के बारे में है। ये सिर्फ अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये तो आर्थिक रूप से आज़ाद और सुरक्षित जीवन जीने का तरीका है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, ये सोच का खेल ज्यादा है। हाँ, और अंत में शायद एक विचार छोड़ने लायक है जो किताब की भावना से जुड़ता